Hello students, how are you? I hope all is well. डियर स्टूडेंट्स, इस कोरोना काल में आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, आपको सेफ रहना है और उसी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी को भी अपने जारी रखना है। अब आपकी स्टडी को जारी रखने के लिए ही आपको ऑनलाइन जो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उन क्लासेस को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि इन क्लासेस के अंदर जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनें और पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अच्छे से देखें। उसमें से जो आपकी क्वेरीज निकलती हैं वो क्वेरीज आप नोट डाउन करें और फिर उन क्वेरीज को, डाउट्स को हमें भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, फिर हम आपके वो सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व कर देंगे। तो चलो हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10th के लिए। हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये हम 8th में भी कर चुके हैं और 9th में भी कर चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर हर जगह सेम नहीं रहता है, बढ़ता रहता है इसका दायरा, डिटेल्स इसकी बढ़ती रहती हैं। तो उसी दायरे को बढ़ाते हुए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। ये चीज़ें हमें पहले पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ इन चीज़ों को। रिसोर्स होते क्या हैं? बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे सराउंडिंग एरिया में हमें मिलती हैं और जिनको हम यूज करते हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब रिसोर्सेज होते क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उनको यूज, क्या क्या चीज़ें जो है उसके अंदर लगती हैं जब कोई वस्तु रिसोर्स बनती है, कैसे बनती है, कौन इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 4 से 5 लाइन की जो स्टेटमेंट दी हुई है ये रिसोर्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर देती है। यहाँ देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। हमारे एनवायरनमेंट में जो कोई भी वस्तु जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो हमारे लिए रिसोर्स है। और क्या क्या प्रोवाइड करती है? हमें टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, उपलब्धता प्रदान करती है, इकोनॉमिकली फिजिबल, जो इकोनॉमिकली है हमें हमारे लिए संभाव्य होती है, और सांस्कृतिक रूप से वो हमारे लिए मान्य होती है। वही चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स कहलाती हैं। अब सीधी सी बात है बेटा एक, कि जब हम कोई चीज़ यूज करते हैं वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो हम उसको रिसोर्स नहीं मानते हैं। अब ये जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ये बहुत कुछ दर्शाता है। ट्रायंगल के अंदर जो है आपको ह्यूमन बींग्स लिखा हुआ दिख रहा है, ऊपर इसके फिजिकल एनवायरनमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक रिसोर्स की पूरी प्रोसेस को शो किया हुआ है। रिसोर्स के लिए सबसे पहले हमें फिजिकल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, मीन्स ऐसे प्लेस की ज़रूरत है जहाँ पर हमें कोई रिसोर्स मिलता है। फिर उसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी लगाएंगे और टेक्नोलॉजी से उसको हम निकाल लेंगे, और टेक्नोलॉजी निकालने के बाद हम इंस्टीट्यूशंस में उसको रिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यूज कौन करता, मतलब ये सारे काम करता कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हमारे लिए कौन हो जाता है? ह्यूमन बीइंग हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आगे इस पैसेज में शो की हुई हैं। यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये इंटर रिलेशनशिप है भाई, किसके अंदर है? नेचर के, टेक्नोलॉजी के और इंस्टीट्यूशन के। नेचर के अंदर जो कुछ है उसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी लगा लेते हैं, बाहर निकालने के बाद उसको हम शुद्ध बना लेते हैं और फिर यूज कर लेते हैं। यही हमारे लिए रिसोर्स है। अब ये सारे काम करता कौन है? ह्यूमन करता है। इंटरेक्शन कौन करवाता है इन सबकी? ह्यूमन करवाता है। तो ह्यूमन इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ ये चीज़ दी हुई है, क्या जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए फ्री गिफ्ट है, भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट, मतलब हमारे लिए ये गॉड गिफ्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट्स नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु तब तक रिसोर्स नहीं बनती जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी स्किल्स या नॉलेज नहीं है उसको यूज करने के लिए। जैसे कि ज़मीन के अंदर कोल दबा पड़ा है, ये जो कोयला है हमारे लिए सिर्फ एक काला पत्थर है, और हो भी सकता है कि हमें पता ही ना हो कि इस तरीके का कोई पत्थर या कोई वस्तु है भी, जब तक हमें उसका प्रयोग करना ना आता हो। तो हमारे लिए ये फ्री गिफ्ट्स नहीं है, हमारे लिए ये मतलब संसाधन है, मतलब वस्तुएं हैं जिनको हम संसाधन बना लेते हैं।
रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्स किसका परिणाम है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का परिणाम है, मतलब मानव क्रियाओं का परिणाम है। अब इसमें जो ह्यूमन है खुद इसका एक कंपोनेंट है। हम पिछले साल ये चीज़ डिटेल से कर चुके हैं, आई थिंक 8th क्लास में डिटेल से कर चुके हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है नेचर, एक होता है ह्यूमन मेड और एक होता है खुद ह्यूमन। ठीक है, उसमें उसकी नॉलेज आ जाती है, उसकी स्किल्स आ जाती हैं, उसका परिवार आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आगे इसमें हमें कुछ क्लासिफिकेशन, हमें इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है रिसोर्सेज का, तो वो क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। यहाँ 4 तरीके का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट जो है हमारा ओरिजिन के बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर। इसमें पहला है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। ये आगे डिटेल में दिए हुए हैं, हम वहीं पर इनकी डिटेल्स भी कर लेंगे। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्जोहोस्टिबिलिटी। एक्जोहोस्टिबिलिटी का मतलब होता है समापत्या, मतलब समाप्त होने के आधार पर। रिन्यूएबल होते हैं जो दोबारा बन जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं या तो बनते नहीं हैं या बनते हैं तो मिलियंस ईयर इनको लग जाते हैं, मिलियन से भी ज़्यादा ईयर इनको लग जाते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अभी जो थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है। इसका मतलब ये है कि स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर, इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति का, जैसे आपका घर आपका है, आपका खेत आपका है, कम्युनिटी का, जैसे कि कोई ऐसा प्लेस जिसको हम सब यूज करते हैं, जैसे चरागाह हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, और जो हमारे ये धर्मशाला होती हैं वो हो गया, पार्क हो गए, पब्लिक प्लेस हो गए, जिनको हम सब यूज कर सकते हैं, वो कम्युनिटी में आते हैं। नेशनल जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारे देश के अंदर ही पाए जाते हैं, वो सारे नेशनल हैं। और इंटरनेशनल वो हैं जो हमारे देश से बाहर मिलते हैं। अभी इन सभी चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट रहता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पहला है पोटेंशियल, संभाव्य। सेकंड है डेवलप्ड स्टॉक, विकसित भंडार। फिर है रिजर्व। ठीक है, अब इस टेबल को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि टेबल से रिलेटेड आगे 1-2 लाइनें आती रहेंगी, लेकिन आपको उसके लिए इस टेबल का जानना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज होता क्या है? रिसोर्सेज ये हम पहले कर चुके हैं। नेचुरल जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, ह्यूमन ह्यूमन की नॉलेज के, ह्यूमन की स्किल्स के द्वारा जो बने हैं। नेचुरल 2 पार्ट में डिवाइड है आगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल नहीं बनते हैं। अब रिन्यूएबल को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो सतत और प्रवाह, कॉन्टिन्यूस और फ्लो। जैसे विंड और वाटर है, लगातार बनते रहते हैं और लगातार प्रवाह करते रहते हैं, ये एक जगह रुकने वाली चीज़ें नहीं हैं। और बायोलॉजिकल में 2 पार्ट फिर डिवाइड हो जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, जैसे आपके पेड़ पौधे आ गए, ठीक है, और फिर पेड़ पौधों में जंगली जीव जो है वो वाइल्ड लाइफ, ठीक है, दोनों ही बायोलॉजिकल में आते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में मेटल्स आ गई जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। अब सबको पता होगा मेटल्स को हम रिसाइकल करके उनको दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइकल में कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन है, जिनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं। अब ह्यूमन का है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ढांचा और स्ट्रक्चर जो हमारा अवसंरचना ढांचा और इंस्टीट्यूशन जो संस्थाएं हैं। इसके बाद है क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है, मात्रा और मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों चीज़ें भी देनी है। अब जो हमारा ये वाली जो चीज़ें हैं हमने ये क्लियर कर ली हैं। अब इससे आगे जो है हमारे इस रिसोर्सेज के जो पार्ट है, क्लासिफिकेशन है, उसको डिफाइन किया हुआ है, हम उसी को पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम इन पार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की बेसिस की बात करें तो हमने पहले पढ़ लिया कि 2 टाइप होते हैं। पहला है हमारा बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। बायोटिक वो होता है जो लिविंग है, जैसे ह्यूमन बींग हम हैं, फ्लोरा और फ्योना है, वनस्पति और पादप जगत है, पेड़ पौधे हैं, फिशरीज है और लिव स्टॉक से पशुपालन है, ये सारे बायोटिक में आएंगे। अबायोटिक की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग आएंगी इसमें चीज़ें, जैसे रॉक्स हैं और मेटल्स हैं, चट्टानें और जो हमारी धातुएं हैं वो सारी
अबायोटिक में आएंगी। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड जो पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मीन्स समापत्ता के आधार पर। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम ये चीज़ पहले कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं इन चीज़ों को। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है, ये रिसोर्सेज जो हैं जल्दी ही रिन्यू हो जाते हैं, जल्दी ही बन जाते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल। ठीक है, रिप्लेनिशेबल का मतलब भी रिन्यूएबल ही होता है। कई बार इस वर्ड की जगह ये वर्ड भी दे दिया जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ें बेटा ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टीन्यूस और फ्लो। आगे ये दो पार्ट में डिवाइड है ना, कॉन्टीन्यूस और फ्लो। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है हवा और पानी है फ्लो वाले हैं, ये बहते रहते हैं। आगे है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज ऑकर्स ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इनको बहुत लंबा समय लगता है। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं इस चीज़ की कि इनको मिलियंस वर्ष लग जाते हैं, और ये मिलियन जो ईयर हैं लग जाते हैं, इसके कारण इनका जो स्टॉक है वो ख़त्म होता रहता है। हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इनको बचा के नहीं रख पाते हैं। तो मिनरल्स, फ्यूजिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। ठीक है, दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled। ठीक है, तो इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को कई बार बोला जाता है कि हम जब देखते हैं बड़े बड़े विज्ञापन बाज़ारों में देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज करें, गाड़ियों का, वाहनों का ज़्यादा यूज ना करें, जब ज़रूरत हो तभी यूज करें। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम के भंडार लिमिटेड हैं, और अगर हम इसी तरीके से अंधाधुंध इनको यूज करते रहे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ भी कंजर्व नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें मतलब बताई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर या मालिकाना हक के आधार पर। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ये किसी एक व्यक्ति के हो सकते हैं, जैसे आपका अपना घर है वो आप ही का है, या आपकी ज़मीन जो है कोई और प्लॉट है, कोई और असेस्ट है आपकी, वो सारी आप ही की होती हैं। या किसी समूह की भी हो सकती हैं, जैसे पार्टनरशिप में जो चीज़ें होती हैं वो उनकी भी हो सकती हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। प्लांटेशन है, बागवानी जो है, बाग किसी का अपना भी हो सकता है और किसी की पार्टनरशिप में भी हो सकता है। ऐसे ही पास्चर लैंड है, चरागाह है, पौंड है, तालाब। ये पूरे गांव के तालाब की बात नहीं कर रहा, इन चीज़ों को ध्यान से देखिए क्योंकि पॉन्ड्स नेक्स्ट में भी आएगा, लेकिन वहाँ इसमें और उसमें दोनों में अंतर है। वाटर इन वेल्स, ठीक है, पानी जो है कुएं के अंदर वो भी क्या हो सकता है, किसी का इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे पहले ज़माने में हुआ करता था, ये उनका कुआं है, ये उनका कुआं है। ठीक है, ऐसी ये चीज़ें आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, आगे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें किसी समुदाय का जो होता है रिसोर्स के ऊपर हक होता है। देर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के सभी लोगों के लिए। विलेज कॉमन्स ग्रेजिंग ग्राउंड, ठीक है, गांव का एक साझा चरागाह जिसमें गांव के सभी लोगों के जो जानवर हैं, पशु जो है वो चारण कर सकते हैं। ब्यूरियल ग्राउंड जो है, कब्रिस्तान है, वो सभी का एक होता है। विलेज पॉन्ड्स, गांव के जो तालाब होते हैं जिसमें गांव के सभी पशु या गांव के सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें। और प्ले ग्राउंड है, अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो प्ले ग्राउंड है। ये सभी चीज़ें सभी लोगों के द्वारा यूज की जा सकती हैं। अब नेशनल रिसोर्सेज आ जाता है भाई हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेशनल रिसोर्सेज में क्या होता है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। ठीक है, टेक्निकली अगर हम बात करें तो सारे के सारे जो रिसोर्स हैं नेशन से जो बिलोंग करते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। यू माइट हैव सीन रोड, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल। आपने कई बार नोट किया होगा कि जो रोड्स हैं, कैनाल्स हैं और रेलवेज हैं किसी की पर्सनल लैंड के ऊपर भी बनाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि पर्सनल लैंड के ऊपर कौन बनाने दे सकता है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी ज़मीन
सड़क के किनारे है, रोड के किनारे है, तो वो बहुत महंगी बिकती है। वो इसलिए क्योंकि रोड जो है टाइम टू टाइम वाइड होते रहते हैं, उनकी चौड़ाई जो है वो बढ़ा दी जाती है, उनको 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन टाइम टू टाइम उनको किया जाता है। तो उनके आसपास की जो ज़मीन है वो सरकार खरीद लेती है और वो बहुत महंगे भाव में बिकती है, और उस ज़मीन को खरीद कर उसके ऊपर रोड बना देती है। लेकिन रोड फिर करते हम सभी यूज हैं, समझ में आया? तो वो किसी की इंडिविजुअल लैंड के ऊपर बनाए तो जाते, लेकिन उस इंडिविजुअल लैंड को खरीद लिया जाता है सरकार के द्वारा। फिर सरकार उसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्ट करती है, मतलब जो भी कोई बनाती है, कैनल से या रोड से या रेलवे लाइन है, उनको हम सब यूज कर लेते हैं। तो पब्लिकली मतलब पब्लिक यूज के लिए बनाए जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forests, wildlife land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical mile। देखो, अगर हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो आपने इंडिया का मैप देखा है, उस मैप के अंदर, बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी कोई वस्तु है वो हमारी नेशनल रिसोर्स के अंदर काउंट होती है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आपको मैं ये नीचे वाला हिस्सा दिखा देती हूँ भारत का, वैसे मैंने ड्रॉ किया है, तो इसको अगर आप देखोगे तो नीचे वाला एरिया हमारा हिंद महासागर से कवर है, पेनिनसुलर है हमारा ये इंडिया। तो यहाँ का जो एरिया है समुद्र के अंदर कहाँ तक का एरिया हम अपना मानेंगे, तो इसमें दिया हुआ कि 12 नॉटिकल माइल्स, 12 समुद्री मील तक का एरिया, मतलब 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर तक का एरिया इंडिया का माना जाएगा समुद्र में। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? अब हमने नेशनल पढ़ा, अब हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, इसमें कुछ रिसोर्सेज हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। इसमें ये देखिए, जैसे कि आप इसी को ले लीजिए एज ए एग्जांपल। इंडिया का नीचे वाला एरिया है, अब यहाँ तक तो हमारा एरिया है क्योंकि ये 12 नॉटिकल माइल का एरिया है, लेकिन ये 200 तक अगर चला जाता है, 200 नॉटिकल माइल तक चला जाता है, तो इसके बाद का जो एरिया होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स में काउंट होता है, और उस रिसोर्स को कोई भी देश यूज़ नहीं कर सकता किसी दूसरे देश की परमिशन के बिना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस, कोई भी एक कंट्री इसको यूज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है उससे, उसके बाद ही कोई देश इसके अंदर इसमें से संसाधन जो है वो निकाल सकता है। अब डू यू नो में देखिए, आपको ये ऊपर भी है चीज़ें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, और कई बार इसकी शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है और आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास के आधार पर। इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसने 4 पार्ट दिखा रखे हैं, पीछे इसने 3 ही पार्ट दिखाए थे, और अगर हम पीछे की अगर हम बात करें तो इसके 4 पार्ट ही हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब संभाव्य, रिसोर्सेज विच एंड फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, एक क्षेत्र में पाया जाता है कोई रिसोर्स लेकिन फ़िलहाल हम उसका यूज नहीं कर रहे होते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें, राजस्थान की अगर हम बात करें, गुजरात की बात करें, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब राजस्थान की अगर हम बात करें तो गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो सीधी सी बात है वहाँ सोलर एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब हम इन चीज़ों को उतने ज़्यादा लेवल पर यूज़ नहीं कर रहे हैं जितना कि हम इनको कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है। सीधी सी बात है कि वो रिसोर्स जिसका हमें पता है लेकिन हम उसको फ़िलहाल यूज नहीं कर रहे हैं, और इसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो भी हमें पता नहीं होती। पता है कि यहाँ पर है रिसोर्स, जैसे मान लेते हैं कि हमें पता है कि छोटा नागपुर के रूर क्षेत्र में कोयला है, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी क्वांटिटी वहाँ पर कितनी है, और ना फिलहाल हम उसको यूज कर रहे हैं, तो किस में आएगा? पोटेंशियल में आएगा। आगे है डेवलप्ड रिसोर्सेज।
Resources vision survey and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on the technology and level of their feasibility. यहाँ देखो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है हमें पता है, सर्वे किया जा चुका है, क्वालिटी का पता हमें किस तरीके का वहाँ पर जो है रिसोर्स है, क्वालिटी क्या है उसकी, क्वांटिटी कितनी मात्रा में वहाँ पर ये मिलता है, ये सारी चीज़ें हम यूटिलाइजेशन के लिए निश्चित कर चुके हैं. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. ठीक है, ये हम किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है. लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी आप समझते हैं, हम पीछे इस चीज़ को मतलब पहले ही मैं इस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ. एक चीज़ मैंने उपलब्धता बोली थी, ठीक है, एक चीज़ मैंने मान्यता बोली थी और दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी, संभाव्यता. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं. अब आगे है स्टॉक. मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट which have the potential to satisfy human need, but human beings do not have the appropriate technology to access these, are included among stock. Material in the environment, material है environment में, which have the potential, potential है हमारे लिए to satisfy human needs, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है बच्चों उसको यूज करने की. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्टॉक कहेंगे. अब हम स्टॉक के एग्जांपल ले लेते हैं. स्टॉक के एग्जांपल है हमारे पास, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लामेबल गैसेज. हमें पता है कि वाटर क्या होता है, H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं. अब अगर आपको ऑक्सीजन भी मिल जाए, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, हाइड्रोजन का सिलेंडर मिल जाए, क्या आप इन दोनों गैसेज को मिक्स करके वाटर बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, टेक्नोलॉजी नहीं है. तो इस चीज़ को हम किस में काउंट करेंगे, किस में रखेंगे, कौन से रिसोर्स में रखेंगे, स्टॉक में रखेंगे. ओके डियर, आगे देखिए. विच कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी but we do not have the required technically know how to use them for this purpose, hence it can be considered as a stock. आगे डिफाइन कर रखा है कि क्यों हमने इसको स्टॉक में रखा है. अब लास्ट इसका जो क्लासिफिकेशन का लास्ट पॉइंट रह गया हमारा वो है रिसोर्स. रिजर्व, रिजर्व है. देखिए, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, इसी का पार्ट है, ये स्टॉक का ही पार्ट है. विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड. देखो, इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि यूज कैसे करना है, बट यहाँ हमें पता है यूज कैसे करना है, बट हम फिलहाल उसका यूज नहीं कर रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो बचा के रखना है, सब कुछ खुद ही यूज नहीं करना है. तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए जो चीज़ें हमने बचा कर रख रखी हैं वो रिजर्व में आएगी. कई बार बच्चे स्टॉक और रिजर्व में कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता है, इसलिए मजबूरन वो हमने बचा के रख रखा है. आप कुछ भी मान सकते हैं इसके लिए, ये मजबूरन ही हमने इसको रख रखा है, लेकिन इसको हमने जानबूझ कर रख रखा है ताकि हमारी फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सकें. रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट. अगर हम बात करें, रिवर वाटर है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, जल विद्युत जो बनाने के लिए यूज किया जा सकता. इवन अगर हम आज की बात करें तो कुछ हद तक ये चीज़ें होती हैं. आपने कुछ ही दिन पहले सुना होगा कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर डैम भी बह गया. हमारा एक प्रोजेक्ट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, जो प्रोजेक्ट था वहाँ पर वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है. तो आपको ये जानना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जो मतलब जो प्लांट्स हैं वो अभी लगाए जा रहे हैं रिवर के ऊपर. इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे अब का ही वो नेगेटिव इफ़ेक्ट था, पर्यावरण का बहुत ह्रास हो जाता है इससे और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. तो प्रेजेंटली इसमें लिखा हुआ कि प्रेजेंटली हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा स्तर पे, उतने ऊंचे लेवल पे हम नहीं कर रहे हैं जितना कि हो सकता है. ठीक है, तो ये रिजर्व में है, हम बाद में कभी इनको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, हमने बचा के रख रखी हैं चीज़ें. दस वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये चीज़ें भी इसी के अंदर शामिल होती है. इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर. ये ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स,
हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है ये क्लासिफिकेशन तक जो है हमने अब तक रीड कर लिया है, और इस चैप्टर को आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे। आप एक नोटबुक लगा सकते हैं, चारों बुक्स की, जो आपकी एसएस की चारों बुक्स होती हैं उनकी एक नोटबुक लगा सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं आपका छूटना चाहिए, और आपकी नोटबुक चेक की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप राइट कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप वो सभी करेंगे। ठीक है, और आपकी जो क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे का जो हमारा मटेरियल है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, प्लानिंग है रिसोर्सेज की, लैंड रिसोर्सेज की प्लानिंग है, हम रियो डी जनेरियो की जो समिट है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।